हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो जैसा हम लोग हमारे एसएससी जेई पीवाईक्यू की सीरीज को आगे बढ़ा रहे थे, उसी कड़ी में आज हमारा एक नेक्स्ट लेक्चर है जिसके अंदर हम लोग अपने 11 अक्टूबर 2023 के जो हमारे क्वेश्चंस थे उसमें हम लोग ने 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और 40 के आगे के जो फर्दर क्वेश्चंस है उसको हम लोग आज के लेक्चर्स में यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो एसएससी जेई की जो पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है हमारी, हम लोगों ने 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर कंप्लीट होगा, देन हम लोग 2024 के जो पेपर आए थे उसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये सीरीज आप सभी के लिए, है ना। बट बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर, लेट मी टेल यू अबाउट द वेरियस डिफरेंट कोर्सेज दैट आर ऑन गोइंग ऑन आवर गेट एकेडमी प्लेटफॉर्म, दैट इज ऑल स्टेट ए एंड जे एग्ज़ाम। तो हमारे यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं उनके अंदर काफ़ी सारे स्टेट वाइज से, जिसमें सिर्फ स्टेट के लोग, मतलब जो स्टेट के डोमिसाइल जिनके पास है वो एग्ज़ाम में अपीयर कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्स रहते हैं, कई जगह पे अदर स्टेट वाले भी अलाउड रहते हैं, जैसे यूपी पीसीएल वाले में अलाउड है ना। लेकिन जो वहाँ पर रेस्ट्रिक्शन ये है कि वहाँ पे सिर्फ जेई का जो पोस्ट रहेगा सिर्फ डिप्लोमा के लिए है। कई सारी जगहों में नहीं है ऐसा, कई सारी जगहों में क्या रहता है, जैसे कि आप बात करें हम लोग उड़ीसा उड़ीसा ट्रांसमिशन लिमिटेड समथिंग का भी पोस्ट आया हुआ है, इसके अंदर सभी चीज़ें बढ़िया है, बट उसमें बोल दिया गया कि आपने 10th में या 12th तक में जो भी स्टडी किया हुआ है उसके अंदर आपको उड़िया लैंग्वेज होना ज़रूरी है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें कहीं ना कहीं अपने स्टेट के लोगों को बेनिफिट देने के लिए प्रोवाइड की जाती हैं। तो अगर आप किसी भी दूसरे स्टेट के, अन्य स्टेट के ए या जेई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इंक्लूडिंग दैट पीएसयू की भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए हमारा ये जो ऑल स्टेट ए जेई का जो कोर्स है तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसके अंदर हम आपको टेक्निकल, नॉन टेक्निकल सभी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं मात्र 777 रुपीज़ के एक नॉमिनल से प्राइस के अंदर, जिसके अंदर हमारे जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये चारों ब्रांचेस के लिए हमारे पास ये कोर्सेज अवेलेबल है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ तो हम जिस एग्ज़ाम का अभी मेन फोकस में लेके चल रहे हैं वो है हमारा एसएससी का एग्ज़ाम, जिसके अंदर जो एग्ज़ाम का जो डेट है वो लगभग ऐसा, जो एग्ज़ाम कैलेंडर जो रिलीज़ किया गया एसएससी द्वारा उसके अंदर दिया हुआ है 27 अक्टूबर से लेकर के आपको एग्ज़ाम होने वाला है ना। तो अगर आप एसएससी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके पास अभी काफ़ी समय है, एक अच्छे तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, बट आपको बतौर ये दिमाग में ध्यान रखना होगा कि आपके पास होना चाहिए एक प्रॉपर गाइडेंस, एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड कोर्स और एक अच्छा नोट्स। ठीक है, सभी चीज़ें ज़रूरत है। तो एसएससी जेई का जो हमारा ये कोर्स है, जो जिसके अंदर हम आपको 777 रुपीज़ के प्राइस के अंदर सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, कंप्लीट गाइडेंस फॉर CBT1, CBT2। CBT1 टेक्निकल के लिए भी अलग चीज़ें हैं, CBT2 के टेक्निकल वाले पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट कराई जाएंगी। सभी चीज़ों को कंबाइंड वे में क्या चीज़ आपके कैसे रिक्वायरमेंट है, सब चीज़ आपको यहाँ पर बताया जाएगा। और ये जो हमारा कोर्स है ये हमारा कितने में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तीनों ब्रांचेस में हम लोग के पास अवेलेबल है मात्र 777 रुपीज़ के प्राइस में, है ना। देन आफ्टर दैट आरआरबी जी, जिसका एग्जाम अभी भी कंक्लूड हुआ है, उसके अंदर भी जो हमारे काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स हैं उनका कहना है कि उनका काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है, काफ़ी अच्छा एग्जाम गया है। ऑल्दो थोड़ा CBT2 जो था वो थोड़ा डिफरेंट आया, एज जितना जैसा एक्सपेक्टेड था उस टाइप से नहीं आया, बट ये भी चीज़ें एक्सपेक्टेड रहती है कि थोड़ा सा तो चीज़ें अलग रहेंगी लास्ट ईयर से, एकदम एग्जैक्टली सेम तो रहती नहीं है। ठीक है, तो अगर आप आरआरबी जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बिकॉज आप जान रहे हैं आरआरबी जेई के अंदर CBT1, CBT2 दो स्टेज में एग्जाम होता है। CBT1 का जो एग्जाम होता है वो प्योरली नॉन टेक्निकल होता है, CBT2 का एग्जाम जो होता है वो टेक्निकल प्लस थोड़ा सा नॉन टेक्निकल वाला पार्ट भी रहता है वहाँ पे। तो आपको भाई ज़रूरत है कि अगर आपका टेक्निकल स्ट्रांग है तो आपको नॉन टेक्निकल में काफ़ी वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आपका नॉन टेक्निकली अच्छा नहीं होगा तो आप CBT1 एग्जाम से ही बाहर हो जाओगे, है ना। मतलब CBT2 अपीयर होना आपको नहीं मिलने वाला, भले आप कितने भी अच्छे हो CBT2 में, मतलब आपके टेक्निकल वाले पार्ट में। सिमिलरली अगर आपका नॉन टेक्निकल बहुत अच्छा है, बट अगर आप टेक्निकल वाले पार्ट को ही कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो CBT2 में जाके आप क्या करोगे वहाँ पे, बिकॉज वहाँ पे जो एग्जाम रहेगा वो बहुत ही अच्छे लेवल के लोग वहाँ पहुँचे रहेंगे और वो अच्छा परफॉर्म करते भी हैं एग्जाम में। ठीक है, और ये पहले जो लास्ट ईयर तक था कि चीज़ें सबके लिए नई थी, बट अब सभी लोग एग्जाम के पैटर्न से काफ़ी अच्छे तरीके से वाकिफ हो चुके हैं, तो वो सभी लोग अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन उस तरीके से कर रहे हैं, है ना। तो कॉम्पिटिशन तो थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है। CBT1 और CBT2 का कंप्लीट कोर्स अगर आपको चाहिए, जिसके अंदर आपका टेक्निकल, नॉन टेक्निकल सभी पार्ट कवर कंप्लीट किया जाएगा आरबीजी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो चीज़ आपको यहाँ पे 777 रुपीज़ के नॉमिनल से प्राइस में आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जा रही है विथ फॉर वैलिडिटी ऑफ 1 ईयर। एंड ये जो हमारे पास ब्रांचेस, कौन कौन से ब्रांचेस के लिए हमारे पास अवेलेबल है ये कोर्स है, दैट इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, चारों के लिए हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल है। Then after that, if you want to prepare for SSC you know that you have to score well on your general intelligence and reasoning part, है ना।
आपको 45-48 नंबर तक के लाने होंगे, क्योंकि आपको जो CBT 1 का मार्क्स है वो भी आपके मेरिट में इंक्लूड होता है, और जितना ज़्यादा आप CBT 1 में मार्क्स लाओगे उतना बेनिफिशियल होगा आपके CBT 2 में, ताकि आपको CPWD जैसा बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट आपको मिल सके। तो अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स की जरूरत, आपको जरूरत तो है ही, अगर आप बहुत अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, और वो रेगुलर प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग वाला पार्ट है उसके अंदर आप प्रीवियस में ही प्रैक्टिस कर लेंगे, मोर देन एनफ हो जाती है चीज़ें। तो अगर आप जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की ई बुक लेते हैं, गेट एकेडमी जो आपको प्रोवाइड कर रहा है, जिसके अंदर आपको 2010 से लेकर 2024 तक जितने भी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के एग्जाम, डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट के एग्जाम हुए हैं, सभी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे कंपाइल करके एक साथ प्रोवाइड किया जा रहा है, केवल 222 रुपीज़ प्लस GST के प्राइस में। सिमिलरली हमारा जो SSC JEE के अंदर भी जो हमारा इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट है, टेक्निकल वाला जो पार्ट है, उसके अंदर भी हम लोगों ने ई बुक आपके लिए लॉन्च किया हुआ है। गेट एकेडमी ने ई बुक आपके लिए लॉन्च किया हुआ है, जो कि आपका ईयर वाइज है, टॉपिक वाइज ई बुक आप हम लोग ने बनाया हुआ है। इसके अंदर आपको एडवांटेज ये मिलेगा कि आपके यहाँ पे ईयर वाइज हर ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए, हर ईयर के हर टॉपिक कौन कौन से क्वेश्चन है ना, मैकेनिकल मशीन से क्या क्वेश्चन आए, पावर सिस्टम से क्या क्वेश्चन आए, ऐसे करके चीज़ें बाइफरकेटेड है। ठीक है, तो ये आपका SSC JEE का हमारा जो ई बुक रहेगा ये कुछ इस प्रकार रहेगा, जिसके अंदर 2007 से लेकर 2024 तक के जितने भी इलेक्ट्रिकल में एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं CBT 1 में, वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है 222 रुपीज़ प्लस GST के प्राइस में। एंड नाउ इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर UPPCL JEE 2025, जिसका नोटिफिकेशन का हम इंतजार कर रहे हैं भाई, आने वाले समय में आएगा नोटिफिकेशन इसका। तो जो आपकी तैयारी है आपको अभी से शुरुआत कर देनी चाहिए, और अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो गेट एकेडमी आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा कोर्स लॉन्च किया है हुआ है। प्राइस 999 रुपीज़ इंक्लूडिंग ऑल दी टैक्सेस, ठीक, विद द वैलिडिटी ऑफ 1 ईयर। आप इसमें एनरोल कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं गेट एकेडमी के साथ। क्लियर? So these are the different courses which are ongoing on our Gate Academy app. Similarly, there is a lot of courses, other courses that are available on our app. According to your need, according to your requirement, you can go there. You can check out on our Gate Academy app and enroll in those courses which you want and which are required for you. Okay. चल, तो चलते हैं आगे, और हम लोग आज की अपनी जो सभा है उसकी शुरुआत करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 40 क्वेश्चन तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब हम लोग आगे चलते हैं, और ये रहा हमारा 41th क्वेश्चन। कहाँ गया जी पेन? ठीक, क्वेश्चन नंबर 41 से हम लोग अपनी चीज़ों को शुरुआत की जाए। ठीक, चालू करते हैं। द टोटल इंडक्टेंस, ये इंडक्टेंस है ना, ये ई है। Total inductance of two coupled coils in series adding and series opposing connections are 4 Henry and 2 Henry. तो सीरीज एडिंग की बात करें हम लोग, सीरीज एडिंग, तो आपका जो टोटल L इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आ रहा है, इसका कहना है 4 हेनरी। तो L इक्विवेलेंट जो कि इक्वल कितना होता है, L1 प्लस L2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2M। वैसे ही हम लोग बोले सीरीज अपोजिंग की, सीरीज अपोजिंग L इक्विवेलेंट L1 प्लस L2 माइनस 2M। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है L1 जो हमारा एडिंग वाला है, इसकी क्या है 4 हेनरी, और सीरीज अपोजिंग में 2 हेनरी। ये मैं बोल देता हूँ, ये मेरा क्या है, इक्वेशन 1। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे हम लोग, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, 1 माइनस इक्वेशन 2, यहाँ माइनस का साइन, ये प्लस हो जाएगा, इसके सामने आ जाएगा माइनस। L1 L2 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2M माइनस ऑफ माइनस 2M दैट इज 4M। तो ये हो जाएगा 4M इज इक्वल टू 4 हेनरी माइनस 2 हेनरी दैट इज इक्वल टू 2 हेनरी। तो M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/4 दैट इज इक्वल टू 1/2 दैट इज इक्वल टू 0.5। तो ये कितनी वैल्यू आ रही है, 0.5 नहीं क्या है यार, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो 0.5 हमारी क्या रहती है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, जो सॉरी म्यूचुअल इंडक्टेंस M की वैल्यू हमारी आ रही है। क्लियर? K की वैल्यू तो बात की बात है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग तो उससे अपन निकाल सकते हैं।
बट अभी हमसे क्या पूछा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, और म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, 0.5 हेनरी। क्लियर। चले आगे, चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। इफ 5 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ सोलेनॉइड ऑफ इंडक्टेंस 4 हेनरी, फाइंड द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द सोलेनॉइड। तो एक 15 एम्पियर की करंट जो है वो फ्लो हो रही है एक सोलेनॉइड के अंदर, जिसका क्या है, इंडक्टेंस है 4 हेनरी का। तो हमको निकालना है एनर्जी कितनी स्टोर्ड थी। तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर 1/2 इंटू इंडक्टेंस, इंडक्टेंस कितना 4 हेनरी, 4 हेनरी इंटू करंट, करंट कितना 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 225 इंटू 2 450, 450 जूल्स, 540 450। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ खास अलग नया कुछ है नहीं इसमें। ऐसे क्वेश्चन हर बार ही पूछे जाते हैं और हर बार रिपीट भी होते हैं, और आपसे भी पूछे ही जाएंगे अगली बार एग्जाम में। जब भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन करें, आप ये मान के चलें कि अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी जेई की हो, चाहे वो आरआरबी जेई की हो, चाहे वो किसी और एजेई एग्जाम की हो, तो हमारे पास जो पीवाईक्यूज रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के, एसएससी जेई हो गया, आरआरबी जेई हो गया, यूपीपीसीएल जेई हो गया, देन पीजीसीआईएल हो गया, है ना, पीजीसीआईएल डिप्लोमा ट्रेनिंग वाला जो एग्जाम हो गया, और भी काफ़ी सारे एग्जाम्स जो होते रहते हैं, उसके जो पीवाईक्यूज रहते हैं, अगर आप उसको सॉल्व कर लोगे ना, सभी जो ऑल एजेई एग्जाम्स के पीवाईक्यूज, तो आप ये मान के चलिए कि आपके 60% जो क्वेश्चन रहेंगे, 60 to 65% क्वेश्चन जो आपके आने वाले, जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे, वो वहीं से आने वाले हैं। कुछ नए क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे, वो आप मॉक टेस्ट में आप उसको एनकाउंटर करोगे। ठीक, आपको वहां से बहुत सारे नए नए क्वेश्चंस आपको वहां मिलेंगे। तो ओवरऑल आप देखा जाए तो 65-70% जो क्वेश्चंस आपके रहते हैं, 60-65-70% जो क्वेश्चन रहते हैं वो आपके पीवाईक्यूज में से ही कहीं ना कहीं है। तो आप अगर उसको अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, स्पेशली एसएससी जेई और आरआरबी जेई में तो ये है ही ऐसा। The shaded pole induction motor have dash compared with other motor types and may not be suited for application with dash or where precise speed control is necessary. तो शेडेड पोल इंडक्शन मोटर जो होते हैं उसकी जो अदर इंडक्शन मोटर्स आर नॉट सुटेबल फॉर एप्लीकेशन विथ, देखिए शेडेड पोल आप इंडक्शन मोटर को आप हैवी लोड्स में तो यूज नहीं कर सकते हो, लाइट लोड्स में आप यूज करते हैं, हैवी लोड्स में यूज नहीं होता है। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ तो आपका हैवी लोड ही आएगा, यहाँ आपके हैवी लोड ही आएंगे। ठीक है, और पहली बात हो गई कि यहाँ एफिशिएंसी की बात कर रहा है, तो शेडेड पोल इंडक्शन मोटर की जो एफिशिएंसी रहती है वो कम रहती है। ठीक, तो ये क्या आएगा, लोअर एफिशिएंसी, लोअर एफिशिएंसी। तो शेडेड पोल इंडक्शन मोटर के अंदर क्या होती है, लोअर एफिशिएंसी होती है एज कम्पेयर टू अदर मोटर्स एंड मे नॉट बी सूटेड फॉर एप्लीकेशन वेयर हैवी लोड और हाई प्रिसाइज स्पीड कंट्रोल इज नेसेसरी। तो जहाँ पे प्रिसाइज स्पीड कंट्रोल की बात की जाए, वहाँ पे आपके शेडेड पोल इंडक्शन मोटर काम नहीं करते हैं। ये सब जो एप्लीकेशन इसका रहता है वो हेयर ड्रायर, ब्लोअर, छोटे मोटे ब्लोअर वगैरह रहते हैं, उसी में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा इसका प्रिसाइज यूज जो है वो नहीं हो पाती है। ठीक है, एप्लीकेशंस के ऊपर ही क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, अगला क्वेश्चन कह रहा है what kind of error does it constitute if only one of the parties to a contract misunderstands its terms or scope। तो ऑप्शन यूनिलैटरल मिस्टेक, म्यूचुअल मिस्टेक, मल्टीलैटरल मिस्टेक और बाईलैटरल मिस्टेक। अगर दोनों की तरफ से होता क्या बोलना चाहिए ये इशू, तो ये होता बाईलैटरल मिस्टेक, बिकॉज यहाँ पे लिखा है कि केवल एक पार्टी के मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कोई इशू क्रिएट होता है, तो वो क्या कहलाता है, किसमें जाता है, यूनिलैटरल मिस्टेक्स कहलाएगा वो। क्या तो क्या कहलाएगा, यूनिलैटरल मिस्टेक कहलाएगा। ठीक, कुछ खास है नहीं इसमें कहने को, सुनने को, समझने को।
नेक्स्ट है, इन केस ऑफ सर्किट लॉ द करंट फ्लोइंग इन वेरियस कंडक्टर्स इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट आर कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग। बहुत सारे डिफरेंट मतलब सर्किट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे कंडक्टर्स जो भी लगे हुए हैं उसके अंदर जो करंट हम लोग फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ किसके हेल्प फाइंड आउट करेंगे, नेटवर्क रिडक्शन मेथड की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे, किरचॉफ लॉ की हेल्प से, लाप्लास लॉ या डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड टेक क्या चीज होती है भाई, आंसर है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ केवीएल केसीएल का हम लोग यूज करते हैं और हर एक ब्रांच हर एक उसमें अपना सर्किट के अंदर जहां भी आप बोलोगे वहां की करंट आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, हर एक एलिमेंट से जो करंट फ्लो हो रही है, हर एक ब्रांच से जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम लोग यहाँ से डिटरमाइन कर पाते हैं काफी इजीली। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ। कौन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे वर्क करता है बताओ दोनों में से। व्हाट इज द रीजन फॉर प्रोवाइडिंग corrugated or radiators on the sides of transformer tank? Radiators on the sides of, अच्छा हो यार ये लिख दिया, अदरवाइज ये वर्ड तो समझ ही नहीं आता क्या है। तो रेडिएटर्स क्यों प्रोवाइड किया जाता है ट्रांसफार्मर के टैंक्स में, है ना। ट्रांसफार्मर के टैंक्स के बाजू में आप देखोगे पतली पतली पट्टी ऐसी रहती है, टैंक के आगे भी पीछे दोनों साइड में भी कई बार प्रोवाइड किया जाता है। उसका काम क्या रहता है कि जो अंदर जो ट्रांसफार्मर वर्क करता है तो हीट प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, जो ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर वो डूबा हुआ है वो टैंक के अंदर जो ऑयल है वो ऑयल क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। ठीक है, अब ऑयल गर्म हो रही है तो ट्रांसफार्मर को कूल भी करना है हम लोग को, है ना, क्योंकि कूलिंग भी उसका नेसेसरी है। तो वो ऑयल जो है अगर आपको उसको कूल करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, चाहे आप उसके ऊपर से एयर पास कराओ, चाहे वाटर पास कराओ, चाहे आप उसको जैसे भी आप उसको ठंडा करो। ठीक, तो वो करने का प्रोसेस हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग वो जो ट्रांसफार्मर के फिन्स टाइप की रहती है वो उसके अंदर पतली पतली ट्यूब्स ऐसे बनी रहती हैं, जो ऑयल है उसमें आता है और क्योंकि वो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा रहता है तो वो क्या करता है अपनी गर्मी को एनवायरनमेंट में रेडिएट करता है। ठीक, तो हीट रेडिएशन के काम आता है। और क्या ज़रूरत है रेडिएटर्स को प्रोवाइड करने के लिए, टू प्रोवाइड सफिशिएंट कूलिंग एरिया, टू प्रोवाइड वेरी स्मॉल सरफेस एरिया, टू इंक्रीज द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द ऑयल, टू रिड्यूस द साइज ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, टू प्रोवाइड सफिशिएंट कूलिंग एरिया। तो कूलिंग एरिया हम लोग उसमें सफिशिएंटली प्रोवाइड करते हैं। कुछ इस टाइप का आपको दिखेगा। ठीक है, इधर से ट्रांसफार्मर ऑयल से आएगा, ठीक, इस तरीके से वो घूमते रहता है इसके अंदर, फिर एट द एंड वो ऑफिस चला जाता है जहाँ से वो आया है टैंक से। ठीक है, और सरफेस एरिया ज़्यादा रखते हैं। अब क्या करना है, क्योंकि ये आसपास के एनवायरनमेंट में हीट रेडिएट कर रहा है, तो अगर जितना हीट इस ऑयल का है उतना ही हीट किसका हो गया, आसपास के एनवायरनमेंट का भी उतना ही हीट हो गया। तो हीट का ट्रांसफर तो होगा नहीं फिर, क्योंकि हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर जाएगा। तो हमको यहाँ पे जो ये ट्रांसफार्मर की जो रेडिएटर्स हैं इसके आसपास मौजूद हवा को फिर ये करना है, हटाना है और वहाँ पे फ्रेश एयर लेके आना है। ठीक है, तो वो नेचर तो अपना काम करते ही रहता है, बट अगर बड़े ट्रांसफॉर्मर्स की बात करें हम लोग तो वहाँ पे हम लोग फोर्स्ड एयर का यूज करते हैं। ठीक है ना, ऑयल नेचुरल एयर फोर्स्ड, ONAF। ठीक है, ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल, मतलब भाई ये बना के रख दिए, कोई भी पंखा उंखा नहीं लगाए हैं उसमें, ताकि एयर फोर्स का उसको एयर को वहां से हटाया जाए या एयर को उसके ऊपर से ब्लो करा के ले जाया जाए। तो क्वेश्चन देखेंगे आगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर तो ठीक किया ना, हाँ, आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, a wire a wind turbine with a rotor diameter of 60 meter is installed in an area with an average wind speed of 4 meter per second. Find the uh, wind power density in watts per square meter. Okay, assuming the air density in the area is 1.5 kg per meter cube। ठीक, और हम लोग को वॉट पर स्क्वायर मीटर में इसको फाइंड आउट करने बोला है। ठीक है, तो विंड पावर डेंसिटी का फॉर्मूला जो होता है, विंड पावर डेंसिटी, विंड पावर डेंसिटी W
से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है और ये होता है हाफ रो ए वी क्यू, ठीक है। वेयर रो इज द एयर डेंसिटी, एयर की क्या डेंसिटी है, ए इज द एरिया, ठीक, ए इज द एरिया जो कि ब्लेड वो करता है, कवर करता है, और डब्ल्यू वी होती है हमारी विंड स्पीड। लिखना है क्या इसको, डेंसिटी ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ एयर, ए एरिया बाई फैंस या फिंस जो भी कह लो आप, वी स्पीड ऑफ विंड, ओके। ये हमारा फॉर्मूला हमको ये कह रहा है जिसमें भी लाओ लेकिन वॉट पर स्क्वायर मीटर में लाओ। अच्छी बात यह है कि हमारे पास जितने भी डाटा दिए हुए हैं वो ऑलरेडी सब किसमें है, मीटर में है, तो मुझे कोई भी चीज को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज वो कन्वर्जन में बहुत समय वेस्ट हो जाता। ठीक, तो लिख लेते हैं यार, W इज इक्वल टू हाफ, रो क्या है, रो क्या है, रो क्या है, रो क्या है, रो क्या है 1.5, रो ए एरिया, एरिया एरिया तो होगा क्या, ब्लेड का क्या दिया हुआ है, रोटर का डायमीटर दिया हुआ है 60 मीटर, मतलब इसका रेडियस होगा 30 मीटर, है ना। और एरिया निकलेगा यहाँ से पाई आर स्क्वायर, तो वही चीज यहाँ लिख लेते हैं 22/7 इंटू रेडियस कितना है भैया, रेडियस है 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर इंटू स्पीड, स्पीड स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड इंटू 4 का क्यूब, ठीक है। इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका ये है कि ये 7 2 तो इसको 0.2 मान लो, 0.21 ले लेता हूँ, ये 2 ये गया 11, अब इसको सॉल्व करो, 4 4 16 16 4 64 64 इंटू 21 इंटू 100 इंटू 900 इंटू 64 डिवाइडेड बाई 100, इसको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट कर ले रहा हूँ, ट्वेंटी वन इंटू 11 इंटू 9 इंटू 64, एक बार मैं इसको ना पूरा ही कैलकुलेट कर लेता हूँ, that is 1/2 into 1.5 into 22/7 into 30 का स्क्वायर इंटू 4 का क्यूब, ये आ रहा है 135,771.42, ठीक है, 135,771.42। अब ये 135,771.42 जो है ये वॉट पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है, किलो वॉट नहीं है, तो 13577 का 3 आगे चले जाओ 135.77, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। तो ये क्वेश्चन एज सच कुछ टफ नहीं है, बट दिक्कत यहाँ तब आती है जब आपको ये फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, और दूसरी परेशानी क्या आती है, जब सॉल्व करने जाओगे तो आजकल कैलकुलेशन काफी लंबे आने लग गए हैं यार, तो आपको अपनी स्पीड को, अपनी एक्यूरेसी को इंक्रीज करना होगा, तभी आप ये सब क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से क्या कर पाओगे, एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाओगे। कुछ खास टफनेस नहीं था, बिकॉज मैंने यहाँ पे ये भी आपको बताया कि हर चीज़ खुद ब खुद मीटर में दे दिया है, तो हमारा जो काम है वो तो ऐसे ही आधा हो गया, अगर वही सेंटीमीटर में दे देता है ना,
मिलीमीटर में दे देता रेडियस वेडियस, तब तो बड़ा दिक्कत हो जाता है ये, तो परेशान हो जाते हैं हम लोग, जीरो जीरो 10 to the power में खेलते रह जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द करंट एक्सप्रेशन ऑफ अ डायोड इज गिवन बाय, ये क्वेश्चन हम लोग को एक बार और भी पूछा हुआ है, मतलब 2023 के पेपर में ही किसी और शिफ्ट में भी पूछा हुआ है, 9 या 10 में, है ना। वहाँ पे भी हम लोगों ने देखा था कि फॉर्मूला क्या है। तो I इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर v अपॉन एन वी टी माइनस वन। I इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर v अपॉन एन वी टी माइनस ऑफ वन, where Vt is equal to Kt by Q। तो अपना जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी। और जब हम लोग बोलेंगे कि भाई अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेशन वगैरह कर रहे हैं, तो ये -1 हट जाएगा यहाँ से, इतना रहेगा। क्लियर। हाँ, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ खास है नहीं इसमें। सिर्फ हमसे करंट का इक्वेशन पूछा है, हमने इसको करंट का इक्वेशन बता दिया। चलेंगे आगे। द टाइप ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग यूज्ड इन लार्ज वोल्टेज ऑल्टरनेटर इज। तो कौन से टाइप की वाइंडिंग हम लोग लार्ज वोल्टेज ऑल्टरनेटर के अंदर यूज करते हैं। तो देखिए, ये अपना लैप और वेव वाइंडिंग है। तो मैं तो याद करने का तरीका सिंपल सा रखा हूँ कि वेव में वी आता है, वी मीन्स वोल्टेज, वोल्टेज क्या होगा, हाई वोल्टेज। तो लैप वाइंडिंग एसोसिएट्स इटसेल्फ विथ हाई वोल्टेज। तो क्या मेरा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या, तो नहीं। ऑल्दो आपने सही लॉजिक लगाया, सब चीज सही सोची, बट आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा यार, क्यों नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे मुझसे बात कर रहा है, ऑल्टरनेटर्स की बात कर रहा है, ठीक। और मुझे ये चीज ध्यान में रखना चाहिए, भले हम लोग मशीन से एक साथ पढ़ते हैं, बट बहुत सारी चीजों को हम लोग आपस में कंफ्यूज कर देते हैं एक दूसरे, मतलब चीजों को एक दूसरे के अंदर घुसा देते हैं। सिंक्रोनस इंडक्शन में घुस जाता है, डीसी सिंक्रोनस में घुस जाता है, ट्रांसफार्मर कहीं घुस जा रहा है। तो दिक्कत ये आती है कि भैया जो आपका लैप वाइंडिंग है और जो आपका वेव वाइंडिंग है, ये जो है किसके लिए है, ये दोनों डीसी मशीन्स के अंदर हम लोग इस टाइप की वाइंडिंग को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ना कि किसके अंदर, ना कि ऑल्टरनेटर्स के अंदर। तो डीसी मशीन्स के बारे में अगर क्वेश्चन पूछता तो हम ये जरूर कहते कि हाई वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए हमारे पास वेव वाइंडिंग है, और वेव वाइंडिंग बेटर होती है, ठीक, फॉर हाई वोल्टेज एप्लीकेशन। बट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है ऑल्टरनेटर। तो ऑल्टरनेटर मींस एसी, एसी ऑल्टरनेटर क्या प्रोड्यूस करेगा, एसी प्रोड्यूस करेगा। अब क्योंकि ऑल्टरनेटर एसी प्रोड्यूस कर रहा है, दिस मीन्स दैट ऑप्शन नंबर ए और बी तो हमारे पिक्चर से बाहर हो गए। तो हमारे पास क्या आंसर है, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग एंड टू लेयर वाइंडिंग। तो जो हाई वोल्टेज ऑल्टरनेटर्स होते हैं उसके अंदर हमको क्या करनी रहती है, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग करनी रहती है, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग हम करते हैं। ऐसा हमारे पास एक क्वेश्चन और भी आया था ट्रांसफार्मर के अंदर, वहां पे मैंने आपको बताया भी था कि सैंडविच वाइंडिंग, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग, ठीक है, इंटरल्यूड वाइंडिंग वगैरह के बारे में, वो सब चीजें जरूरी है। क्लियर। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग। कब कंफ्यूजिंग, कंफ्यूजिंग नहीं है, मतलब जल्दबाजी में यहाँ पे अपने से क्या हो जाएगी ना, मतलब कुछ चीज की जल्दबाजी से, क्या चीज की, एग्जाम अपना समय खत्म हो रहा है, हमको जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने, उसी की जल्दबाजी में हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना। तो इस चीज को अवॉइड करना है और अपने को, ठीक। आंसर अपने को मालूम है, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 230 वोल्ट थ्री फेज वोल्टेज इज अप्लाइड टू अ बैलेंस डेल्टा कनेक्टेड थ्री फेज लोड ऑफ इम्पीडेंस इतना इतना इतना, फाइंड द पावर कंज्यूम्ड पर फेज। ठीक है, हम लोग को पावर कंज्यूम्ड निकालना है। इसको ले लेते हैं अपन व्हाइट बोर्ड में अपने।
क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोग को पावर कंज्यूम निकालना है, पर फेस निकालना है, ठीक है। थ्री फेस इम्पिडेंस दिया है, थ्री फेस का लोड दिया है, बढ़िया दिया है, ठीक। तो अपने को क्या निकालना है, देखो यहाँ पे भी अच्छा क्वेश्चन है। थ्री फेस पावर की अगर मैं बात करूं, थ्री फेस पावर क्या होगा, 3 VPH IPH cos फाई, ठीक है ना। या यही हो सकता है √3 VL IL, √3 VL IL cos फाई, ठीक। लेकिन ये थ्री फेस पावर है, हमसे क्या पूछा क्वेश्चन, हमसे पूछ रहा है पावर कंज्यूम्ड पर फेस। तो पर फेस के लिए क्या हो जाएगा, पावर पर फेस, पावर पर फेस हो जाएगा VPH IPH cos फाई, VPH IPH cos ऑफ फाई। और वो भी पावर कंज्यूम, पावर कंज्यूम किस में होता है, रेजिस्टेंस में होता है, मतलब एक्टिव पावर की बात कर रहे हैं। तो VPH IPH cos फाई हमको निकालना है। VPH दिया हुआ है 230 वोल्ट, IPH हमको निकालना है, तो मैं पहले IPH निकाल लेता हूँ। IPH निकालते हैं, VPH बाई Z, VPH कितना है 230, Z कितना है, Z अभी लाएंगे कितना 15, 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 400 प्लस 225 625, 625 मतलब 25 का स्क्वायर, दैट इज 230/25, 230/25, ठीक है। तो 25 10 टाइम्स तो 250, तो ये करीबन आपके 9 टाइम्स जाएगा। 25 9 टाइम्स 225, 225 बचा 5, 5 पॉइंट डाले 02, 9.2, 9.2 एम्पियर, ये IPH आ गया। देन हम लोग को क्या निकालना है, देन हम लोग को cos फाई दैट इज पावर फैक्टर चाहिए। तो पावर फैक्टर तो कई तरीके हैं निकालने के, मेरे पास आसानी क्या पड़ेगी, मुझे आसानी पड़ेगी R/Z। R कितना है भाई, R है हमारा 15, R है हमारा कितना 15 डिवाइडेड बाई रूट अंडर Z मतलब 15 स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर, जिसका वैल्यू हम लोग ने निकाल लिया है, कितनी है भैया 15 डिवाइडेड बाई 25, 5 3 5 5 1/5.2, ये हो जाएगा 0.6, ठीक। अब IPH पता है, VPH पता है, cos फाई पता है, अब क्या निकालते हैं, अब निकालते हैं पावर। VPH 230 इंटू IPH 9.2 इंटू cos ऑफ फाई दैट इज 0.6, इसको सॉल्व करो। 230 10 टाइम्स मान लेते हैं, और 30 कितना 2300, 2300 से आधा 1300, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्या किया है भाई मैंने 230 को, ये 9.2 को 10 मान लिया, ठीक है, और 0.6 को 0.5 मान लिया, बस अप्रोक्सीमेशन है और कुछ नहीं है। क्यों माना कैसे माना कुछ खास रीजन नहीं उसका, अप्रोक्सीमेट करने के लिए बस। तो 230 को अगर मैं क्या बोलते हैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 2300, 2300 का 0.5 दैट इज हाफ, तो 2300 का हाफ लगभग आपका कितना आएगा 2300 ना, 1150 के आसपास, नहीं आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा कर ही दूँ क्या,
1269 ही आ रहा है, ठीक है। सॉल्व करना पड़ जाएगा बिकॉज ये भी इसके आसपास पहुंच ही रहा था ये वैल्यू ना, इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा था, क्योंकि 2300 का आधा करेंगे तो 1150 आता है, तो ये भी इसके रेंज में आ रहा है, बट आंसर है 1269। ठीक है, क्लियर। ये है क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन तो आते ही हैं यार। अब यहाँ पे हमको ध्यान देने वाली बात ये थी कि हम लोग गलती ये कर सकते थे कि अपन इसमें 3 फेज पावर निकाल देते, है ना, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा है पावर कंज्यूम्ड पर फेज, तो पर फेज निकालने का मतलब हमको हर एक फेज का निकालना था। तो हम लोग ने यार क्वेश्चन ठीक तरीके से पढ़ा और पर फेज के लिए फॉर्मूला भी लिख लिया, अदरवाइज हम लोग हड़बड़ी में रहते अगर, तो √3 VL IL cos फाई या 3 VPH IPH cos फाई करके आंसर ला दिए होते और बैठ के देख रहे होते कि हमारा आंसर तो नहीं है ना। और एक अप्रोप्रिएट उसके साथ में अगर अपने को एक कहना चाहिए एक उसने एक ऑप्शन लगा दिया 3 VPH IPH वाला, 3 फेज पावर वाला, तब तो गए हम लोग, सोचेंगे कि करेक्ट ही करके आए हैं। क्लियर, चले आगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। To measure the frequency of the waveform, which of the following data is necessary from CRO? तो अगर आपको क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी को जानना है तो आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो, चाहे CRO हो चाहे इन जनरल भी हम लोग अगर बात करें तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी भाई फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड। तो अगर हमको टाइम पीरियड पता है तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। इट इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, बट ये जो टाइम पीरियड है, अब ये जो टाइम पीरियड है ये पता करने के लिए हमको कोई चीज़ों की जरूरत पड़ती है, और वो इम्पोर्टेंट है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या क्या चीज़ें हमको लगती हैं, हमको चाहिए टाइम बेस्ड सेटिंग, मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो टाइम पीरियड होता क्या है। टाइम पीरियड अगर मैं CRO में बात करूं तो टाइम बेस सेटिंग, टाइम बेस सेटिंग, ठीक, टाइम बेस सेटिंग इनटू नंबर ऑफ साइकिल डिस्प्लेड, तो कितने नंबर ऑफ साइकिल हमको दिखाया गया उसमें, डिवाइडेड इनटू टाइम बेस सेटिंग। क्या टाइम बेस सेटिंग है, ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टाइम पीरियड निकलेगा, और टाइम पीरियड आपका निकलेगा तो आप क्या निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन तो यहाँ पे खत्म हो जा रहा है ऑप्शन नंबर डी में। बट अगर आपके एग्जाम में टाइम पीरियड कैसे निकलेगा बताने के लिए तो ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं, और इस फॉर्मूला के बेस पे न्यूमेरिकल भी बन सकता है कि टाइम बेस सेटिंग इतना है, नंबर ऑफ साइकिल जो दिखाया सिस्टम ने डिस्प्ले में वो इतना है, तो टाइम पीरियड कितना होगा। क्लियर, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। और CRO से इस बार CRO से टेंडर वगैरह से, टेंडर कॉन्ट्रैक्ट से, देन अपना क्या था यार वो विंडमिल वाला पार्ट है ना, DFIG डब्लीफाइड इंडक्शन जनरेटर से, वहां से काफी क्वेश्चन आए थे, मतलब नए उसकी बात करें तो। Because of their higher efficiency and high speed, synchronous motor are well suited for। तो देखो यार, सिंक्रोनस मोटर्स जो होते हैं वो ऐसे अपन ऑर्डिनरी यूज तो करते ही नहीं है उसका, बिकॉज सिंक्रोनस मोटर काफी बड़े होते हैं, काफी कॉस्टली होते हैं, ठीक। सिंक्रोनस मोटर की खास बात क्या है, तो सिंक्रोनस मोटर की खास बात ये है कि सिंक्रोनस मोटर जो रहता है हमारा वो एक कांस्टेंट स्पीड पे रन करता है इररेस्पेक्टिव ऑफ द लोड। आपका लोड जितना भी होगा, आपकी जो सिंक्रोनस मोटर है वो क्या करेगा, एक कांस्टेंट स्पीड पे रन करता रहेगा। तो इनमें से आपको क्या लगता है कि कौन सा एकदम बेस्ट ऑप्शन है सिंक्रोनस मोटर के एप्लीकेशन के लिए। सीलिंग फैन अच्छा है क्या, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन अच्छा है क्या। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में हम लोग पहले के समय में DC सीरीज मोटर यूज किया करते थे, अब इंडक्शन मोटर की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं, 3 फेज इंडक्शन मोटर यूज किया जाता है, ठीक।
मिक्सर ग्राइंडर में भी यूज नहीं होता, तो यूज कहाँ होता है, जो बड़े बड़े ब्लोअर्स होते हैं ना, ब्लोअर्स के अंदर हम लोग इसका यूज करते हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो अगर कोई सिंक्रोनस मोटर की बात करेगा तो सिंक्रोनस मोटर का एप्लीकेशन है क्या, कि उसके अंदर आपका जो है कांस्टेंट स्पीड में वो रन करता है इररेस्पेक्टिव ऑफ द लोड। ठीक है। सीलिंग फैन वगैरह में हम लोग सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का यूज करते हैं। मिक्सर ग्राइंडर में हम लोग यूनिवर्सल मोटर का यूज कर सकते हैं, रिपल्शन टाइप मोटर का यूज कर सकते हैं, है ना। और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में तो मैंने आपको बता दिया कि इंडक्शन मोटर का यूज किया जा रहा है, 3 फेस इंडक्शन मोटर का यूज होता है वहां पे। क्लियर। चलिए फर्दर आगे चला जाए और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। Find the ripple frequency of half wave rectifier if the input operating frequency is 50 Hz. Ripple frequency. Ripple frequency FR for single phase half wave rectifier is equal to supply की frequency। ठीक। अगर मैं एक हाफ वेव रेक्टिफायर की आपसे बात करूं तो हाफ वेव रेक्टिफायर कैसा है, ये इनपुट अगर जा रहा है इसके अंदर, ठीक, आपकी जो आउटपुट आती है वो कैसी आती है, ठीक है। तो ये एक साइकिल में, ये रहा इसका एक साइकिल, ठीक। तो एक साइकिल ये कंप्लीट हुआ, तो यहाँ पर रिपल कितनी है इसकी रिपल फ्रिक्वेंसी क्या है, जितनी आपकी इनपुट फ्रिक्वेंसी है उतनी ही है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें फॉर सिंगल फेस फुल वेव रेक्टिफायर, तो इसकी रिपल फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ सप्लाई फ्रिक्वेंसी। बिकॉज फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर जो आपका इनपुट आता है वो कैसा होता है, जो आपका आउटपुट जाता है वो कैसा होता है, ऐसा होता है। तो जितने पीरियड ऑफ साइकिल में ये एक पार्ट कंप्लीट करता है वो दो कर लेता है ना। जितने टाइम पीरियड में ये एक साइकिल कंप्लीट करता है उतने टाइम पीरियड में ये दो कर लेता है, इसलिए इसकी रिपल फ्रिक्वेंसी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। फॉर 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर ये 3 टाइम्स ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी, और फॉर 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर 6 टाइम्स ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो ये होती है हमारी रिपल फ्रीक्वेंसी डिफरेंट जो हमारे पास रेक्टिफायर्स हैं उनके लिए। सिंगल फेस हाफ वेव है तो जो भाई जो आपकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी है उतनी ही आपकी आउटपुट जो रिपल फ्रीक्वेंसी है वो भी उतनी ही होगी। वहीं अगर आपका सिस्टम जो है फुल वेव रेक्टिफायर है तो जितनी सप्लाई फ्रीक्वेंसी उसका डबल हो जाता है, और 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर है तो 3 टाइम्स ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी, और कितना 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर तो 6 टाइम्स ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी। क्लियर। क्लियर है। चले आगे, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन एसी सर्किट कंटेनिंग अ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है भाई, एक रेजिस्टेंस है एक इंडक्टेंस है इसके साथ सीरीज में। The active power consumed by the circuit is equal to 4800 watt and reactive power is 6400 VAR. Calculate the apparent power. तो सिंपल है यार, एक्टिव और रिएक्टिव apparent S स्क्वायर इज इक्वल टू एक्टिव पावर का स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर का स्क्वायर। apparent पावर ही चाहिए तो ये हो जाएगा रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर। निकालना है भाई S इज इक्वल टू रूट अंडर एक्टिव 4800 का स्क्वायर प्लस रिएक्टिव 6400
6400 का स्क्वायर, सॉल्व करना है। फोर 800 का स्क्वायर प्लस 6400 का स्क्वायर 48 इंटू 48, 8 8 64, 4 आएगा लास्ट में, 4 4 16। ऐसा क्यों लग रहा है कि 800 आंसर आने वाला है? 4800 प्लस 8000। तो हम यूनिट डिजिट से चेक करके देखा हूँ मैं, वैसे चेक पूरा ही करना चाहिए, पर 8000 वोल्ट एम्पियर वी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो ऊपर भले लिखा है कि भाई रेजिस्टेंस कनेक्ट है, कंडक्टेंस कनेक्ट है, अपने को उससे कोई लेना देना नहीं है कितने वैल्यू का क्या कनेक्ट है, हमको बस ये मालूम है कि अपने से क्या पूछा और हम लोग ने क्या बताया उसको। चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाए। That is, an electric kettle consumes 10 kilowatt of power when operated at 200 volt. A fuse of इतना इतना रेटिंग must be, उस कितने रेटिंग का फ्यूज हमको यूज करनी चाहिए। तो हम लोग करते यूं हैं कि पहले तो हम लोग पावर वी स्क्वायर बाई आर, पहले रेजिस्टेंस निकाल लिया जाए, वी स्क्वायर बाई पी, वी स्क्वायर की वैल्यू 200, पावर 10 इंटू 10 टू द पावर 3, ये 3 गया, ये 2 गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, दैट इज रेजिस्टेंस की वैल्यू आई 4। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आई 4, अपने को चाहिए अब करंट। आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, वी इज इक्वल टू 200 बाई 4, दैट इज इक्वल टू 50 एम्पियर करंट आ गया। तो 50 एम्पियर की करंट है, तो 50 एम्पियर की करंट है तो 50 एम्पियर का फ्यूज यूज होगा। क्लियर? जो करंट है उसके आसपास की ही रेटिंग का यूज करना है, उससे कम का नहीं करते, उससे थोड़ा ज़्यादा ही करते हैं, क्योंकि बिकॉज इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट और इन केस ऑफ एबनॉर्मल कंडीशन जो करंट होती है वो थोड़ी ज़्यादा फ्लो करती है, स्पेशली इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट कंडीशन, जो कि मोस्ट कॉमन रीज़न है किसी भी मतलब फॉल्ट होने का। ऐसे क्वेश्चन तो हम लोग ने बहुत सारे बनाए हैं, बहुत ही कॉमन है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ वोल्टेज वी ए बी इन द फिगर शोन बिलो इन बोथ फिगर आई इज रिप्लेस्ड बाई आई। कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो क्वेश्चन देख नहीं रहा होगा, अब सब दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये जो ए और बी है, हमको वोल्टेज अक्रॉस ए बी निकालना है। ठीक, जब यहाँ से फ्लो होने वाली करंट 11 है और यहाँ से फ्लो होने वाली 7 है, और ये 7 आउटगोइंग है, ये 11 इनकमिंग है, मैं इस पॉइंट पे क्या लगाता हूँ, केसीएल लगाता हूँ, तो मुझे मालूम चला 11 करंट आ रही थी, 7 वहां चली गई, तो 4 इधर गई, 4 इधर गई। ठीक है, 4 इधर गई, ये करंट का डायरेक्शन क्या है, ये करंट का डायरेक्शन इधर साइड है, तो यहाँ एंटर किया तो प्लस, यहाँ एग्जिट किया तो माइनस। करंट कितनी है, 4 है, ये कितना है 10, दैट इज 40 वोल्ट।
वी ए बी निकालेंगे तो कितना आएगा, वी ए बी कितना आएगा, वी ए बी आएगा मेरा, वी ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 40 वोल्ट। ऑप्शन नंबर, वी ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 40 वोल्ट आएगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, माइनस है ही नहीं, क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। फिर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ खास है नहीं इसके अंदर, सिंपल सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन रिगार्ड इज आर ट्रू रिगार्डिंग ऑल डे एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर। मैंने आपको एक बार पहले भी पढ़ाते समय कहा था कि ऑल डे एफिशिएंसी के बारे में आपको जानना है कि ऑल डे एफिशिएंसी क्या चीज है। ट्रू पूछ रहे हैं, ठीक है। ऑल डे एफिशिएंसी इज आल्सो कॉल्ड कमर्शियल एफिशिएंसी। अच्छा, ऑल डे एफिशिएंसी प्राइमरीली डिपेंड्स अपॉन ड्यूरेशन ऑफ लोड एंड अमाउंट ऑफ लोड। ठीक, ऑल डे एफिशिएंसी इज अचीव्ड व्हेन द आयरन लॉस आर लेस। ठीक है, तो देखो ऑल डे एफिशिएंसी मतलब क्या, जो हम लोग इन जनरल निकालते हैं एफिशिएंसी, वो हमारी किसकी रहती है, पावर ट्रांसफार्मर की रहती है। ठीक है, तो उसके ऊपर जितना लोड है जैसा है वो उसके ऊपर एज पर ड्यूरेशन ऑफ लोड और कितना लोड है उसके हिसाब से उसकी एफिशिएंसी हम लोग निकाल लेते हैं। लेकिन जो हमारे घरों के आसपास जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा रहता है, क्योंकि उसका जो सेकेंडरी वो हमेशा, क्योंकि उसका प्राइमरी हमेशा एनर्जाइज्ड रहता है और सेकेंडरी में लोड वेरी होते रहता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि ड्यूरेशन ऑफ लोड कितने ड्यूरेशन के लिए है, वो हमेशा ही वर्क करता रहता है। ठीक, कितने समय के लिए है तो वो हमेशा ही वर्क करता रहता है, 24 आवर उसका वर्क करता है, इसीलिए इसको ऑल डे एफिशिएंसी मींस 24 आवर्स की क्या उसकी एफिशिएंसी है वो निकलती है। इसी को हम लोग कमर्शियल एफिशिएंसी भी कहते हैं। और ऑल डे एफिशिएंसी क्योंकि हमारा जो कोर है वो हर समय एनर्जाइज्ड है, बिकॉज प्राइमरी इज एनर्जाइज्ड ऑल द टाइम, दिस मीन्स दैट द कोर लॉसेस आर मोर। तो हम लोग जब भी एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर डिजाइन करते हैं तो हम लोग हमेशा ध्यान में ये रखते हैं कि हमारे जो कोर लॉसेस हैं, दैट इज आयरन लॉस हो गया, वो हमारा क्या हो, कम से कम हो, तो मिनिमम बनाते हैं उसको। तो ऑल डे एफिशिएंसी अचीव करना, आयरन लॉसेस आर लेस। तो अच्छा ऑल डे एफिशिएंसी कब मिलेगा हमको, जब आयरन लॉस कम होगा। तो ऑप्शन नंबर ए दैट इज बोथ 1 and 3 आर ट्रू। ऑप्शन नंबर 2 दैट इज ऑल डे एफिशिएंसी प्राइमरली डिपेंड्स अपॉन ड्यूरेशन ऑफ लोड एंड अमाउंट ऑफ लोड। तो ना ड्यूरेशन ऑफ लोड पे ना अमाउंट ऑफ लोड पे डिपेंड नहीं करता, ये दिन भर उसके ऊपर क्रॉस कितना लोड रहा कैसा था उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, in the application of electrical circuit, the nichrome that is used to make the heating element are in an electric cooker has। चाहे इलेक्ट्रिक कुकर में हो कहीं भी हो, नाइक्रोम का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता रहता है 80% निकल 20% क्रोमियम, है ना। इसलिए यूज किया जाता है बिकॉज बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे भी है, अच्छे तरीके से स्टेबल रहता है, ऑक्सीडाइज नहीं होता है, इस वजह से हम लोग नाइक्रोम का यूज करते हैं, है ना। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 58। क्लियर, चलेंगे आगे। Which of the following statement is true in regards regarding the voltage drop due to armature reaction for leading power factor in an alternator। ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन की वजह से होने वाला वोल्टेज ड्रॉप की बात कर रहे हैं, और जब लीडिंग पावर फैक्टर की बात हो रही हो तो जब लीडिंग पावर फैक्टर जितना बढ़ते जाएगा उतना क्या हो जाएगा, जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन वो क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो वोल्टेज ड्रॉप डिक्रीज विद द इंक्रीज इन पावर फैक्टर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। दैट इज ऑप्शन नंबर बी, है ना। जैसे जैसे हमारा वोल्टेज ड्रॉप डिक्रीज होगा वैसे वैसे हमारे जो पावर, सॉरी, जैसे जैसे हमारा पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज इंक्रीज होते जाएगा, वैसे वैसे हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बहुत क्वेश्चन बने यार इस टॉपिक पे। नेक्स्ट, which of the following points clearly describe the need of back to back converter connected to the रोटर ऑफ डबली फेड इंडक्शन जनरेटर यूज्ड इन विंड पावर प्लांट। तो मैंने आपको कहा ही था विंड पावर प्लांट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं, तो ये भी एक क्वेश्चन रहा उसके ऊपर
कि इट फीड्स द रोटर विद द करंट ऑफ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी एंड थस हेल्प इन अचीविंग अ फिक्स्ड रेंज ऑफ स्पीड। देखिए जो हमारा डब्ल्यू फेड इंडक्शन जनरेटर है उसके अंदर जो रोटर करंट रहती है उसकी फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी नहीं रहती है, उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी रहती है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी की रहती है। वो फ्रीक्वेंसी को चेंज कर करके अपनी जो स्पीड है उस स्पीड को वेरी करते हैं वो, ठीक है ना। तो जो क्लियरली डिस्क्राइब, ठीक है, तो कौन कौन सा सही है वो हमको बताना, तो जिसमें 1 नहीं होगा वो सही है। अब ऑप्शन नंबर 2 एंड 3, 2 एंड 4, तो 2 सही है, इतना हमको समझ आ गया। अच्छा तो 2 तो हम लोग ऐसे ही लिखा हुआ है कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी है, ठीक, 2 सही है। इट हेल्प्स इन पावर फैक्टर करेक्शन बाय एडजस्टिंग द एक्टिव पावर आउटपुट ऑफ DFIG एंड एडजस्टिंग द रिएक्टिव पावर आउटपुट ऑफ DFIG। जो पावर फैक्टर करेक्शन होता है वो कभी भी एक्टिव पावर से नहीं होता। पावर फैक्टर में करेक्शन या पावर फैक्टर में जो भी चेंजेस आता है वो किसके हाथ में है, वो रिएक्टिव कंपोनेंट के हाथ में होता है। अगर आपका रिएक्टिव कंपोनेंट लीडिंग है, मतलब कैपेसिटेंस कैपेसिटिव इफेक्ट ज्यादा है तो लीडिंग पावर फैक्टर, इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है तो लैगिंग पावर फैक्टर। तो कहीं से भी पावर फैक्टर करेक्शन जो है वो कौन नहीं कर सकता, एक्टिव पावर नहीं कर सकता। इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 भी क्या हो गया है, गलत हो गया है। ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3 आर गलत, तो 2 एंड 4 आर सही। ऑप्शन नंबर 2 एंड 4 आर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, ठीक। तो हम लोगों ने अपने 60 क्वेश्चंस, मतलब नेक्स्ट सेट ऑफ 20 क्वेश्चंस हम लोगों ने आज देख लिए हैं, ठीक। अपन इसको सभा की समाप्ति का घोषणा करते हैं और अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे की चीज़ों को फिर देखेंगे, ठीक है। बट बिफोर concluding the today's lecture, let me introduce you with different courses that are ongoing on GATE Academy app, है ना। तो अगर आपको और किसी भी स्टेट के AJE एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है, आप किसी भी स्टेट के हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर और एग्जाम पैटर्न, आपके लिए यहाँ पे टेक्निकल नॉन टेक्निकल सभी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं अकॉर्डिंग टू AE लेवल एग्जाम्स, JEE लेवल एग्जाम्स एंड देन फॉर PSUs ऑल्सो। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी ऐसे एग्जाम की तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और केवल 777 के प्राइस में आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंडरी, अगर आप SSC JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो SSC JEE का जो हमारा कोर्स है जिसके अंदर हम लोग आपको CBT 1 CBT 2 का कंप्लीट प्रिपरेशन प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे टेक्निकल नॉन टेक्निकल सभी चीज़ें यहाँ पे दी जा रही हैं आपको। ये भी आपको 777 रुपीज़ के एक नॉमिनल से प्राइस के अंदर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल तीनों ब्रांचेस के अंदर हम आपको कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आफ्टर दैट अगर मैं बात करूं RRB JEE की, जिसका कि अभी अभी एग्जाम कंक्लूड हुआ है, बट इसका एक नया नोटिफिकेशन आने की भी हम लोग वेट कर रहे हैं, जो कि कुछ समय के अंदर आ ही जाएगा। तो अगर आप RRB JEE की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आज से ही आपको शुरुआत कर देनी चाहिए, बिकॉज जो RRB JEE का जो एग्जाम का पैटर्न है काफ़ी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू SSC JEE का। बिकॉज इसके अंदर जो आपका CBT 1 है वो जो स्क्रीनिंग वाला टेस्ट होता है आपका, जो कि है वो पूरा का पूरा नॉन टेक्निकल है, इसके अंदर टेक्निकल वाला पार्ट नहीं है। इस वजह से काफ़ी सारे बच्चे जो टेक्निकल में अच्छे रहते हैं वो भी इससे बाहर हो जाते हैं। तो उनको अभी से यार प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए CBT 1 की, क्योंकि हम लोग आपको सिर्फ और सिर्फ अगर आपको CBT 1 पढ़ना है तो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एट अ प्राइस ऑफ 499 रुपीज़। एंड अगर आपको CBT 2 बस की प्रिपरेशन करना है जिसके अंदर टेक्निकल वाला पार्ट आता है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और 499 रुपीज़ के प्राइस में सिर्फ CBT 2 का प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको एक कंप्लीट प्रिपरेशन चाहिए, कंप्लीट गाइडेंस चाहिए, CBT 1 CBT 2 हर चीज़ आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है तो आप हमारे कोर्स ले सकते हैं 777 रुपीज़ का, जिसके अंदर हम लोग आपको CBT 1 CBT 2 टेक्निकल नॉन टेक्निकल सभी चीज़ें यहाँ पे कवर करवा रहे हैं। कौन कौन से ब्रांचेस के लिए हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये चारों ब्रांचेस के लिए हमारे पास कोर्सेज एट प्रेजेंट अवेलेबल है, ठीक। आफ्टर दैट अगर आप SSC JEE में बहुत अच्छा नंबर स्कोर करना चाहते हैं, CBT 1 में अगर अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, CBT 1 क्वालिफाई करना चाहते हैं काफ़ी ज़्यादा मार्जिन के साथ, बिकॉज जितना ज़्यादा आप नंबर लाओगे CBT 1 में, CBT 2 के नंबर्स के बाद ऐड होंगे और फिर आपका फाइनल मेरिट बनने वाला है। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एक ऐसा पार्ट है जहाँ से आप 100% नंबर स्कोर कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, आपको करनी है उसको रेगुलर प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करने के लिए PYQ से बेटर कोई चीज़ नहीं है। तो हम लोग आपको यहाँ पे ई बुक प्रोवाइड कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, जिसके अंदर 2010 से लेकर 2024 तक जितने भी शिफ्ट में जितने भी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के एग्जाम आए हैं सभी के आपके यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग वाले पार्ट को लेकर के हम लोग ने यहाँ पे क्वेश्चन बनाया है और ये आपको केवल और केवल 222 रुपीज़ प्लस GST में ये ई बुक आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। वहीं अगर आप एक इलेक्ट्रिकल के एस्पिरेंट है तो आपको भी एक बहुत अच्छे ई बुक की ज़रूरत है, एक बुक की ज़रूरत है जो आप जिसमें आपको आपके PYQs मिल जाएं, जितने आपके CBT 1 में एग्जाम में पूछे गए थे अभी तक के क्वेश्चंस टेक्निकल वाले पार्ट की अगर मैं बात करूं तो, ठीक।
तो अगर आप चाहते हैं तो मतलब अगर आप ऐसे किसी चीज़ को, अगर आप ऐसे प्रिपरेशन करना चाहते हैं अच्छे तरीके से, तो हमने आपके लिए एक ई बुक लॉन्च किया हुआ है जिसके अंदर 2007 से लेकर 2024 तक के आई हुई सभी जितने भी हमारे, क्या कहना चाहिए, इलेक्ट्रिकल के पेपर वन में जितने भी क्वेश्चन आए थे टेक्निकल वाले, वो सभी एक साथ कंपाइल्ड है और ये आपको एट अ प्राइस ऑफ 222 रुपीज़ प्लस जीएसटी में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है। आफ्टर दैट अगर आप यूपीपीसीएल जेई की तैयारी करना चाहते हैं जिसका वैकेंसीज कुछ दिन में आने वाली हैं, तो यूपीपीसीएल जेई क्योंकि एक डिफरेंट टाइप का एग्जाम है, एक अच्छा एग्जाम है ना, लाइक उसमें काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। अगर आप वो सब चीज़ों के एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे साथ जोड़ सकते हैं। केवल प्राइस आपको पे करना है 999 रुपये इंक्लूडिंग जीएसटी फॉर वैलिडिटी ऑफ 1 ईयर, और आप इसके साथ हमारे गेट अकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं बाई इंस्टॉलिंग अवर ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। क्लियर। तो आपके लिए आपके एग्जाम के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बहुत सारे डिफरेंट और भी अवेलेबल हैं कोर्सेस हमारे गेट एकेडमी के ऐप पे, वहाँ जा करके अपने अकॉर्डिंग जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसी आपकी नीड है, उसके अकॉर्डिंग आपके पास आपको वहाँ पे कोर्स मिल जाएगा और आप उसको अवेल करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, चलिए, थैंक यू, टाटा बाय, जय हिंद।